नेक्स्ट है कि मैक्सिलरी साइनसाइटिस को ट्रीट कैसे किया जाए। तो बेसिकली ये इन्फ्लेमेशन है और उसकी वजह से जो अंदर ऑस्टियम का जो पाथ है वो सारा ब्लॉक हुआ हुआ है, जिसकी वजह से जो आपका म्यूकस है वो सारा जो है ड्रेन नहीं हो रहा और उसके अंदर स्टैगनेंट होने की वजह से इन्फेक्शन हो रही है। तो आप अगर उसकी वेजो कंस्ट्रक्शन करवा दें किसी तरह, यानी इन्फ्लेमेशन को किसी तरह कम कर दें, तो ये फर्स्ट स्टेप होगा साइनसाइटिस को ट्रीट करने के लिए। तो सबसे पहले वो बताता है कि आपने ह्यूमिडिफाई कर लेना है जो एयर इंस्पायर कर रहे हैं, जिसकी कॉमन एग्जांपल है कि भाप ले रहे हैं आप। फॉर एग्जांपल भाप लें तो जो भी अंदर सिक्रीशन ड्राई हुई होगी, नेज़ल पैसेजेस को ब्लॉक कर रही होगी, ऑस्टियम को ब्लॉक कर रही होगी, वो लूज़ हो जाएगी और ड्रेन हो जाएगी। तो फर्स्ट तरीका ये है कि सिर्फ आप जो इंस्पायर्ड एयर है उसको ह्यूमिडिफाई कर लें। ठीक है, दूसरा फिर आ जाता है दवाइयों के ऊपर। तो सबसे पहले वो कहता है सिस्टेमिकली एडमिनिस्टर्ड डीकंजेस्टेंट्स दे सकते हैं आप, जिसमें आपकी स्यूडोएफेड्रिन आ जाती है। अब इनका बेसिकली काम यही है कि इन्होंने वेजो कंस्ट्रिक्शन करवानी है। अब ये आप सिस्टेमिकली भी दे सकते हैं और नेज़ल लेयर स्प्रे के अंदर भी आपको इस तरह की कोई चीज़ डाल सकते हैं जिसमें वेजो कंस्ट्रिक्टर हो, जो कि उसको वहाँ की ब्लड सप्लाई को कम करे ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो जाए। तो अगर वेजो कंस्ट्रिक्टर वाला नेज़ल स्प्रे दे रहे हैं तो उसमें भी एफिड्रिन या फिनाइल एफिड्रिन होगी। तो ये बेसिकली आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे। तो ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए हो गया। उसके साथ जब उसको पेन हो रही है तो उसके लिए आप एनसिड्स दे सकते हैं, या अगर बहुत ज़्यादा है तो नारकोटिक एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं। फिर ये सिंपल है कि अगर तो ये एलर्जी की वजह से उसको साइनसाइटिस हो रहा है तो ये सारी जो ट्रीटमेंट की उसने मोडालिटीज़ बताई हैं ये काफ़ी होंगी। लेकिन अगर इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो फिर आपको ऑब्वियसली एंटीबायोटिक्स साथ देनी पड़ेंगी। अब हमने पढ़ लिया कि जो इन्फेक्शन हैं वो दो तरीके से हो सकती हैं, ओडोंटोजेनिक भी हो सकती हैं और नॉन ओडोंटोजेनिक भी हो सकती हैं। तो अगर तो नॉन ओडोंटोजेनिक है तो हमें उसका एम्पिरिकल बैक्टीरिया का पता है, वो डिफरेंट होते हैं ओडोंटोजेनिक की निस्बत। तो जो उसने नॉन ओडोंटोजेनिक के लिए इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स बताई हैं उसमें अमोक्सिसिलिन है, फिर आपकी है ट्राइमेथोप्रिन और सल्फामेथॉक्साजोल। इसका कॉम्बिनेशन है, इसको बेसिकली को ट्राइमोक्साजोल कहते हैं। और फिर आपकी ऑगमेंटिन है यानी अमोक्सिल और क्लेविलेनिक एसिड, एजिथ्रोमाइसिन और सेफ्रोक्सिम, ये सेफ्लोस्पोरिन। तो ये आपकी हैं नॉन ओडोंटोजेनिक कॉजेज़ के लिए एम्पिरिकल एंटीबायोटिक्स। और इसी तरह जो आपकी ओडोंटोजेनिक कॉजेज़ होंगी उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो उसमें आपने बेसिकली पेनिसिलिन, क्लिंडामाइसिन और मेट्रोनिडाजोल जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। तो ये आपने देख लेना कि कॉज उसकी जिस तरह की है उस हिसाब से आपने एंटीबायोटिक देनी है। उसके अलावा जो वो सिक्रीशंस आ रही हैं उसके नोज़ में से, उसमें आप अगर आप कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवाना चाहें, क्योंकि वाइड ऑब्वियसली रेंज है बैक्टीरिया की भी और एंटीबायोटिक्स की भी आपने पढ़ लिया, तो अगर आपके पास सेंसिटिविटी का टेस्ट आ जाता है कल्चर का तो आप बेहतर है वो इस तरह से कि टारगेटेड एक ही एंटीबायोटिक देंगे, आपको पता होगा कि वो इससे रेजिस्टेंट नहीं है तो वो एक ही एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएगा। फिर वो कहता है कि अगर तो आपने ये सारी ट्रीटमेंट दी है और 72 आवर्स के बाद भी पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो आप उसको एक तो उसका कॉज दोबारा पता करें कि आपने कॉज ठीक आइडेंटिफाई किया हुआ, डायग्नोसिस दोबारा रिव्यू करें और उसके बाद उसकी कल्चर एंड सेंसिटिविटी ज़रूर करवाएं। वो कहता है 25% ऑफ द केसेस में जो बैक्टीरिया होते हैं वो बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। बीटा लैक्टमेज बेसिकली आपकी पेनिसिलिन को इनएक्टिवेट कर देता है। तो उसको काउंटर करने के लिए आप वो कहता है कि कम्बिनेशन ड्रग्स दें, यानी वो ट्राइमोक्साजोल है जिस तरह ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथॉक्साजोल का, या फिर ऑगमेंटिन दें अमोक्सिल के साथ क्लेविलेनिक एसिड होगा उसके अंदर। तो क्लेविलेनिक एसिड बेसिकली बीटा लैक्टमेज को इनएक्टिव करेगा और जो बैक्टीरिया होगा वो उससे किल हो जाएगा। फिर है कि आपकी जो क्रॉनिक मैक्सिलरी साइनसाइटिस है उसको कैसे ट्रीट करना है। तो वो कहता है कि सिर्फ दवाइयों से अगर वो ठीक नहीं हो रही होती तो फिर उसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स आ जाते हैं, जिसमें आपने साइनस में एक्सेस लेके, सर्जिकली एक्सेस लेके, उसमें जो भी इन्फ्लेमेटेड उसकी कैनाल जो होगी, मेम्ब्रेन होगी, उसको रिमूव करना होगा। जो भी उसके अंदर सिक्रीशन इकट्ठी हुई हैं उसको ड्रेन करेंगे और फिर बंद करेंगे। तो उसमें जो सबसे कॉमन प्रोसीजर है वो कार्डवेल लूक प्रोसीजर है या उसकी सर्जरी है। तो बेसिकली इसमें ये होता है कि आपने वेस्टिब्यूल से इंसिजन दे के, सेमिलुनर इंसिजन दे के आपने साइनस में जाना होता है और जो भी अंदर फिर आपने रिमूव करना है वो सारा रिमूव कर देते हैं। दूसरा तरीका होता है, उसको एंट्रोस्टमी कहते हैं। एंट्रोस्टमी का मतलब है कि आपने एक न्यू पाथ बना दिया है साइनस के ड्रेन होने का, जो कि ज़्यादा डिपेंडेंट होगा। आप ये समझें कि 2/3 उसका आपने पढ़ा है कि मीडियल वॉल के 2/3 हाइट पे उसकी होती है ऑस्टियम। तो आप फ़र्ज़ करें कि आप उससे नीचे कहीं आके एक और होल बना देते हैं साइनस के अंदर, जिससे सिक्रीशंस डिपेंडेंट पोजीशन में चली जाएंगी, यानी नीचे ही सिक्रीशन बनेगी और वहीं से ड्रेन हो जाएगी नेज़ल कैविटी के अंदर।
तो इसको कहेंगे एंट्रोस्टमी। और फिर एक प्रोसीजर होता है साइनस लिफ्ट। साइनस लिफ्ट प्रोसीजर बेसिकली प्री प्रोस्थेटिक प्रोसीजर है। जब आपके पोस्टीरियर दांत फॉर एग्जांपल निकाल दिए हुए हैं पेशेंट ने, पेशेंट के दांत निकल गए हुए हैं और आप वहाँ पे बेसिकली न्यूमेटाइजेशन हो जाएगी, साइनस जो है नीचे की तरफ आ जाएगी। तो अब आपने जब प्रोस्थेसिस लगाना है उसके लिए बोनी सपोर्ट कम हो जाती है, तो आप बोन को बेसिकली ऑगमेंट करने के लिए ये करते हैं कि जो साइनस की मेम्ब्रेन होती है ना उसको थोड़ा सा उठा के ऊपर कर देते हैं और जो स्पेस बनती है उसके अंदर कोई बोन लगा देते हैं। बेसिकली वो ऑटोजेनस भी हो सकती है या एलोजेनिक एलोप्लास्टिक कोई सा भी मटेरियल रख देते हैं वहाँ पे जो बेसिकली बोन की हाइट को वहाँ पे इंक्रीज़ कर देता है। तो अगर इस प्रोसीजर के अंदर आप मेम्ब्रेन को कर दें, डैमेज कर दें या फिर वैसे ज़्यादा भर दें जितनी उस मतलब ऑब्वियसली एक नॉर्मल प्रोसीजर तो नहीं है ना, जो नॉर्मली तो वो न्यूमेटाइज होकर नीचे आ गई हुई है, उसमें आप एडिशनल ऐड करके उसको वापस भेजना चाह रहे हैं, उसकी हाइट बढ़ाना चाह रहे हैं, तो अगर आप ओवरफिल कर देंगे तो उसका भी नुकसान होगा। तो इससे भी वो बेसिकली बताता है कि आपका जो इन्फ्लेमेशन है साइनस की या इन्फेक्शन है वो हो सकती है। तो उसमें अगर तो हो जाती है इसके बाद तो आपने उसमें से सारा जो है डिवाइटलाइज ग्राफ्ट जो होगा वो सारा निकाल लेना है, फिर इन्फ्लेमेटेड टिश्यू सारा निकाल लेंगे और दोबारा करेंगे उसको। तो ये एक साइनस लिफ्ट प्रोसीजर के हवाले से उसने बताया हुआ है। फिर आपकी सिस्ट्स हैं जो मैक्सिलरी साइनस के अंदर बन सकती हैं, तो उसमें आपकी रिटेंशन सिस्ट्स भी हैं, म्यूकोसील्स भी हैं, सूडोसिस्ट्स भी हैं। तो जिस तरह सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर ये डिजीज़ हो सकती है, तो सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे भी होगा बेसिकली ये कि क्योंकि ये ऑब्वियसली वो म्यूकस सेक्रेटिंग इसकी मेम्ब्रेन है, तो जब उसके 2-3 तरीके हैं, या तो आप किसी वजह से इन्फेक्शन से, इन्फ्लेमेशन से, या आपके सर्जिकल प्रोसीजर से अगर जो म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं उनके डक्ट सेवर हो जाते हैं और उनकी सेक्रीशंस बाहर निकलने लग जाती हैं, तो वहाँ पे एक सिस्ट बन जाएगी। ये एक कॉज है। दूसरा कॉज ये है कि किसी वजह से उसकी जो डक्ट है वो ब्लॉक हो गई है, तो उसके नीचे की तरफ सारी सेक्रीशन इकट्ठी हो जाएगी। तो ये या तो आपकी एपिथेलियल लाइंड होंगी या एपिथेलियल लाइंड नहीं होंगी। तो जो एपिथेलियली लाइंड नहीं होंगी वो बेसिकली सूडोसिस्ट्स होंगी, जो एपिथेलियल लाइंड होंगी वो आपकी रिटेंशन सिस्ट्स हो जाएंगी या म्यूकोसील्स हो जाएंगी। बल्कि म्यूकोसील्स भी नहीं, वो रिटेंशन सिस्ट्स होंगी, म्यूकोसील्स भी एपिथेलियम लाइंड नहीं होंगी। तो इसी तरह अगर आप सर्जिकली ये क्रिएट करते हैं तो उसको सर्जिकल सिलिएटेड सिस्ट या पोस्ट ऑपरेटिव मैक्सिलरी सिस्ट कहते हैं। तो इनको बेसिकली ट्रीट करने का कोई नहीं होता, ये खुद ही ठीक हो जाती हैं और इतनी ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। और फिर एक चीज़ होती है एंट्रल पॉलिप। पॉलिप भी बेसिकली उसका बिनाइन ट्यूमर है, उसकी जो लाइनिंग है मेम्ब्रेन, और बेसिकली उसकी भी कोई ख़ास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। फिर हैं कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस बेसिकली यही हैं कि आपने या तो आपने एक्सट्रैक्शन करते हुए कोई टूथ का या इंस्ट्रूमेंट का फ्रैगमेंट जो है वो साइनस में चला गया आपकी करते हुए, या फिर आपने कम्युनिकेशन बना दी है ओरल कैविटी और साइनस के दरमियान। तो ये बेसिकली दो आपकी हैं कॉम्प्लिकेशंस। तो जो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है जिसमें आपने कोई टूथ या कोई मटेरियल या कोई ऐसी चीज़ साइनस में भेज दिया, उसमें उसका तरीका ये है उसको निकालने का कि सबसे पहले आप जो ओपनिंग छोटी सी बनी है जिसमें से वो चली गई है उसके साइनस के अंदर, उसी को थोड़ा सा बड़ा करें और उसको इरीगेट करें सारी को साइनस को, और सक्शन दें तो वो बाहर आ जाएगी या ओपनिंग के करीब आ जाएगी, तो वहाँ से आप उसको रिट्रीव कर लें। दूसरा फिर तरीका सर्जिकल हो जाता है कि उसमें भी आप कार्डवेल लूक सर्जिकल प्रोसीजर से आप ओपन करें साइनस को और उसके बाद अपनी जो भी चीज़ अंदर गई है वो निकाल लें। और दूसरी जो चीज़ है वो है ओरोवेंट्रल कम्युनिकेशन या फिस्टुला। तो सबसे पहले इसके सिम्टम्स है कि जब आपकी ओरोवेंट्रल कम्युनिकेशन बनेगी तो उसमें आपको सिम्टम्स क्या मिलेंगे और कैसे पता चलेगा कि ये कम्युनिकेशन बन गई है। तो जो इमीडिएटली कम्युनिकेशन बनेगी उसके 5 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, और उसकी सिंपल जो निमोनिक है आप समझ लें 5 E's उसको कहते हैं कि 5 E आपने याद रखने हैं तो ये याद हो जाएगा। तो सबसे पहला है कि एस्केप ऑफ फ्लूइड्स। तो जब आप पेशेंट पानी पिएगा तो ऑब्वियसली वो जो स्पेस कोई कम्युनिकेशन बनी होगी उससे मुंह से पानी जो है नाक की तरफ चला जाएगा। तो ये पहला साइन है। दूसरा साइन एपिस्टैक्सिस है, जिस साइड की कम्युनिकेशन बनी होगी उस साइड से यूनिलैटरली नाक से खून आ रहा होगा। तीसरी एस्केप ऑफ एयर है, जिस तरह फ्लूइड आपका कम्युनिकेट कर रहा है उसी तरह एयर भी कम्युनिकेट करेगी। चौथा है एनहांस्ड कॉलम ऑफ एयर। बेसिकली इसका ये मतलब है कि उसकी आवाज़ की रेजोनेंस चेंज हो जाएगी। और आखिरी एक्सक्रूशिएटिंग पेन।
तो ये 5 आपके हैं अगर ओरो एंट्रल कम्युनिकेशन बनी है उसके साइंस सिम्टम्स हैं बेसिकली। और फिर है कि ओरो एंट्रल फिस्टुला बन गया है तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे। अब ओरो एंट्रल कम्युनिकेशन और फिस्टुला में डिफरेंस ये है कि ओरो एंट्रल कम्युनिकेशन उस कंडीशन को कहेंगे जिसमें ओरल कैविटी और मैक्सिलरी साइनस के दरमियान में सिर्फ एक कम्युनिकेशन बना हुआ है। जो कम्युनिकेशन है वो एपिथेलियल लाइंड नहीं है, यानी जो दोनों के दरमियान का हिस्सा है वो उसमें एपिथेलियम लाइन नहीं कर रही अभी। और ओरोएंट्रल फिस्टुला कुछ अरसे बाद जब कम्युनिकेशन बन जाएगी तो उसके थोड़े अरसे बाद वहाँ पे ओरोएंट्रल फिस्टुला बन जाएगा और उसमें ये होगा कि वो सारी जो लाइनिंग होगी वहाँ पे एपिथेलियल लाइन बन गई होगी, यानी वो प्रॉपर फिस्टुला होगा, यानी 2 एपिथेलियल लाइंड कैविटीज़ के दरमियान में एक कम्युनिकेशन होगा जो खुद भी एपिथेलियल लाइंड होगा। तो उसके जो हैं सिम्टम्स वो 5 P's हैं। जिस तरह ओरोएंट्रल कम्युनिकेशन के 5 E's थे, इसके 5 P's हैं। तो पहला जो P है वो पेन है, लेकिन वो कहता है कि एज़ कम्पेयर टू दी ओरोएंट्रल कम्युनिकेशन जिसमें एक्सक्रूशिएटिंग पेन थी, इसमें पेन बहुत कम होगी। दूसरा है परसिस्टेंट प्यूरुलेंट फाउल यूनिलैटरल नेज़ल ड्रेनेज। तो जिस तरह उसमें एपिस्टेक्सिस हो रही थी, इसमें नेज़ल ड्रेनेज होगी और पस के साथ होगी। थर्ड है पोस्ट नेज़ल ड्रिप, यानी आपकी फेरिंक्स के अंदर बेसिकली आपका म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा होगा जो कि पोस्टीरियर नेयर्स से गिर रहा होगा, तो गले का जायका उसका कहेगा कड़वा हो रहा है मेरा। फिर इसके साथ उसके सिस्टेमिक कंडीशंस कुछ हो सकती हैं जिसमें आपका फीवर मलेज वगैरह आ जाएगा। और एंट्रल पॉलिप अगर बना होगा तो वो पॉप हो जाएगा उस कम्युनिकेशन, उस जो स्पेस बनी होगी वहाँ से एक एंट्रल पॉलिप आपको नज़र आ सकता है बना हुआ, जो कि बेसिकली ओरल कैविटी की तरफ आ रहा होगा अगर होगा। तो ये उसके 5 P's हैं जो उसके सिम्टम्स हैं। और फिर इनकी ट्रीटमेंट है कि सबसे पहले ओरोएंट्रल कम्युनिकेशन, यानी कि आपने इमीडिएटली अभी ओरल कैविटी और साइनस के दरम्यान में कम्युनिकेशन क्रिएट कर दिया। तो उसकी ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो कहता है प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट, कि आप इस तरह परफॉर्म करें अपनी सर्जरी या प्रोसीजर कि ये कम्युनिकेशन बने ही ना। लेकिन अगर बन गया तो बेसिकली आपने उसका साइज़ असेस करना है। अगर तो उसका साइज़ छोटा है तो उसमें आपको कोई फ्लैप उठा के उसको ऊपर से बंद करने की ज़रूरत नहीं होती, आपने सिर्फ उस पर एक ब्लड क्लॉट इस्टेब्लिश करवाना होता है। तो आपने ये करना है कि उसमें हेमरेज जब कंट्रोल हो जाए तो उसके ऊपर आपने गॉज पैक रख के सूचर लगा देना है, जो कम से कम 1 से 2 घंटे तक उसके ऊपर लगा रहे। यानी उसका बेसिकली काम ये होगा कि उसने जो ब्लड क्लॉट है उसको डिसलॉज नहीं होने देना, और अगर ब्लड क्लॉट डिसलॉज नहीं होगा तो इवेंचुअली हील होकर वो कम्युनिकेशन बंद हो जाएगी। तो आपने जब उसको सूचर करके भेज दिया तो उसके साथ उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे देनी है और कुछ मेडिकेशंस दे देनी है। इंस्ट्रक्शंस आपने सिर्फ ये देनी है कि जो आप बेसिकली एक्सट्रैक्शन के बाद देते हैं ब्लड क्लॉट डिसलॉज ना होने की, कि ज़ोर से छींकना नहीं है, छींकते हुए मुंह खोल लेना है, स्ट्रॉ वगैरह से नहीं जूस पीना, सिगरेट नहीं पीना। तो ये सारा कुछ, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रेशर चेंजेस ना क्रिएट करे, तो ताकि उसका जो क्लॉट है वो डिसलॉज ना हो। और जो उसको आपने दवाइयाँ देनी है उसमें एक एंटीबायोटिक दे देनी है, उसके साथ एंटीहिस्टामिन दे देनी है। ये भी बेसिकली आपकी इन्फ्लेमेशन कम करेगी। और सिस्टेमिक डीकंजेस्टेंट दे देना, ये भी वेज़ोकंस्ट्रिक्शन करवा के इन्फ्लेमेशन कम करवाएगा। तो 7 से 10 दिन तक आपने उसको ये दे देनी है सारी, और उसको फॉलोअप रखना है। 1-2 दिन के बाद बुला के देख लेना। तो वो कहता है यूजुअली पेशेंट अगर कम्युनिकेशन थोड़ी है छोटी है तो अनइवेंटफुली हील करेगा, यानी नॉर्मल उसकी हीलिंग हो जाएगी, मज़ीद कोई मसला नहीं होगा। और दूसरा यह कि अगर बड़ी कम्युनिकेशन बन गई है या आपने ओरोएंट्रल फिस्टुला को ट्रीट करना है तो उसमें फिर आपको ऑब्वियसली फ्लैप उठा के उस सारे एरिया के ऊपर रख के बंद करना पड़ता है। तो उसके लिए बेसिकली आपके 3 फ्लैप्स हैं। एक आपका बकल फ्लैप है, एक आपका पैलेटल फ्लैप है, एक आपका कम्बिनेशन ऑफ बकल एंड पैलेटल फ्लैप है। और उसके अलावा जो 2 प्रोसीजर्स आप कर सकते हैं वो ये हैं कि एक आप इंट्रानेज़ल एंट्रोस्टमी कर सकते हैं, जो पहले भी देखी थी हमने कि नई कम्युनिकेशन बना देंगे, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा इसमें एडिशन होती है। और फिर आखिरी कार्डवेल लूक ऑपरेशन भी है आपका। तो जो आपका बकल फ्लैप है ना, उसको जो पूरा प्रोसीजर है उसको परफॉर्म करने के एक तरीके हैं, स्टेप्स हैं, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने उसको लोकल एनेस्थीसिया दे देना, और जो सारा ट्रैक उसका बना होगा, जो एपिथेलियल लाइन ट्रैक है दोनों के दरमियान, कम्युनिकेशन के दरमियान, तो आपने उसको जो है वो सारा एक्सरसाइज कर देना, सारे जो एपिथेलियम है उसको कट ऑफ कर देना। जब वो कट हो जाएगा तो फिर आपने 2 इंसिजन्स देनी है जो कि फुल म्यूकोपेरियोस्टियल होंगी, कम्युनिकेशन से डिस्टल जाते हुए दोनों साइड पे, आगे भी पीछे भी, मीजिली डिस्टली भी, दोनों तरफ आपने इतनी इंसिजन्स दे देनी है जितना बेसिकली आपको फ्लैप चाहिए।
अब अगर आप अपर 6 के साथ कर रहे हैं तो उसमें वहाँ पे स्टेंसिस डक्ट पड़ा होता है पैरोटिड का, तो उसको आपने देख लेना कि उसको सेवर ना कर दें आप अपनी इंसिजन के दरमियान। फिर आपने स्लैब को एडवांस करके देखना कि ये सारी उसको कवर कर रहा है कि नहीं, जो उसका कम्युनिकेशन का डिफेक्ट है सारा, ये सारा का सारा फ्लैप अगर मैं उठाऊँ तो उसके ऊपर आ जाएगा या नहीं। अगर तो नहीं आता तो फिर उसकी डेप्थ में जाके आपने एक्स्ट्रा पेरियोस्टियम कट कर देनी है। जो पेरियोस्टियम आप देखें कि उसको मज़ीद आगे नहीं आने दे रही, उसको आपने कट कर देना और उसको फिर मतलब वो ज़्यादा फ्री हो जाएगा और सारे डिफेक्ट के ऊपर आ जाएगा। जब फ्लैप आपने उठा लिया तो आपने साइनस इंस्पेक्ट कर लेनी है। वो यूजुअली कहता है कि जब आप फ्लैप उठा देते हैं ना, तो या और जब आप जो फिस्टुलस ट्रैक्ट था वो एक्सरसाइज कर देते हैं तो उसके नीचे से बोनी डिफेक्ट यूजुअली थोड़ा सा बड़ा होता है, जितना पहले नज़र आ रहा होता है उससे बड़ा होता है। उसके बाद आपने साइनस को इंस्पेक्ट कर लेना, कोई उसके अंदर इन्फ्लेम टिश्यू है तो वो रिमूव कर दें, कोई पॉलिप वगैरह है तो वो रिमूव कर दें, इस तरह के काम कर लेने। और फिर आपने जब हेमरेज उसकी रुक जाए तो उसके बाद उसको एडवांस करके उसके ऊपर सूचर कर देना। सारा जब वो बंद हो जाएगा, उसके ऊपर सूचर हो जाएगा, तो उसके बाद आपने उसको एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स और नेज़ल डीकंजेस्टेंट्स दे देने हैं। उसको सारी वही इंस्ट्रक्शंस देनी है जो पहले दी हैं आपने उसको कम्युनिकेशन वाले पेशेंट को, और साथ उसको सॉफ्ट डाइट का कह देना है, तो ये आपका बकल फ्लैप हो जाएगा। दूसरा जो आपका पैलेटल फ्लैप है वो आपने लेना होता है बेसिकली जो आपका ग्रेटर पैलेटाइन नर्व, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी है ना, जहाँ पे बेसिकली वहाँ से आप फ्लैप उठाते हैं और उसको रोटेट करके आप उसके ऊपर लगा देते हैं। जो आपका कम्युनिकेशन का गैप डिफेक्ट बना हुआ ना, रोटेट करके उसको उसके ऊपर लगा देते हैं, और जितना एरिया बेसिकली पैलेट का रह जाता है बगैर एपिथेलियम के, वो सेकेंडरी टेंशन से हील हो जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि फ्लैप के अंदर आपकी ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी की सप्लाई होनी चाहिए ताकि फ्लैप जो है वो डिवाइटलाइज ना हो जाए। और जो तीसरा आपका है वो है कि बोथ बकल एंड पैलेटल फ्लैप्स आपने उठाने। तो उसमें बेसिकली ये करना है आपने कि दोनों साइड्स पे इंसिजन जिस तरह अलग-अलग पड़ी है वो दोनों करके आपने तो सेंटर में आपने एक कोई मटेरियल रख देना है, जो ऑटोजेनिक मटेरियल भी हो सकता है, एलोप्लास्टिक भी हो सकता है, और उसके ऊपर लाके दोनों को सूचर कर देना। तो ये आपका बकल एंड पैलेटल दोनों की एडवांसमेंट से वो क्लोज होगा। फिर जो प्रोसीजर है आपका वो है इंट्रानेज़ल एंट्रोस्टमी। तो ये बेसिकली ये होता है कि इन्फीरियर मीएटस से आप नेज़ल कैविटी में से आप इन्फीरियर मीएटस से एक्सेस लेते हैं उसके अंदर मैक्सिलरी साइनस के अंदर, और दूसरा आप कार्डवेल लूप प्रोसीजर के थ्रू दूसरा एक्सेस लेते हैं वेस्टिब्यूल से, कैनाइन एमिनेंस के ऊपर से मैक्सिलरी साइनस के अंदर। और एक साइड से आप समझें जो गॉज होता है वो डाल देते हैं और दूसरी साइड से पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं, और नोज़ वाली साइड पे आप उस पर सूचर कर देते हैं या उसके पे गिरा लगा देते हैं, इस तरह कर देते हैं कि वो डिसलॉज ना हो। और जो कैनाइन एमिनेंस से आपने ली होती है एक्सेस, वहाँ से आप उसको पूरा फिल कर देते हैं साइनस के अंदर। तो ये दूसरा तरीका होता है इंट्रानेज़ल एंट्रोस्टमी से कम्युनिकेशन ब्लॉक करने का। और फाइनली कार्डवेल लूप प्रोसीजर होता है। कार्डवेल लूप जो है वो सिंपल सा प्रोसीजर है जिसमें आपने कैनाइन एमिनेंस के ऊपर सेमिलुनर इंसिजन देनी होती है, और उसके बाद जब सारा फ्लैप उठा लेंगे तो आपने चिजल्स या ड्रिल्स से जो है वो साइनस की वॉल जो है वो ख़त्म करनी होती है और साइनस के अंदर एंट्री लेनी होती है, और इतनी होनी चाहिए जितनी आपकी इंडेक्स फिंगर होती है। इंडेक्स फिंगर जितनी एंट्री लेके आपने अंदर जो भी करना है, जो इन्फ्लेम्ड मेम्ब्रेन है उसको रिमूव करना है, कोई रूट अगर आपकी चली गई है तो उसको निकालना है, जो भी प्रोसीजर करना है वो प्रोसीजर करके तो उसको आप बाद में दोबारा सूचर कर देंगे। तो ये सिंपल आपका कार्डवेल लूप प्रोसीजर होता है। ये आपके सारे जो डिफेक्ट्स हैं और ट्रीटमेंट्स हैं ये कंप्लीट हो गए हैं साइनस।